आइए अब डिस्कस करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था इन सीटू, अब करते हैं एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू में डिफरेंस ये है कि इन सीटू कंजर्वेशन में हम जो नेचुरल हैबिटाट है उसी को ही प्रोटेक्ट करके जो भी एनिमल या प्लांट मटेरियल है उसको आगे सरवाइव कराते हैं। और एक्स सीटू का मतलब ये है कि हम उसको एक अलग से जगह में ले जाते हैं, एक अलग से प्लेस, अलग से एरिया में जिस भी प्लांट का प्रोटेक्शन करना होता है उसको हम वहां से उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके अलग जगह ले जाते हैं और उसको बाद वहां उसमें ग्रो कराते हैं। तो एक्सिटू कंजर्वेशन जो है वो एक बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक है, बेस्ट नोन टेक्निक है। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी है, बट एक्सिटू कंजर्वेशन भी एक तरीका है बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने का। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं जैसे जीन बैंक्स हो गए, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स हो गए, जितने जूस आते हैं वो हो गए, बॉटेनिकल गार्डन हो गए, कल्चर कलेक्शंस हो गए। इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आ जाते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में पहले देखते हैं हम जीन बैंक। जीन बैंक में क्या होता है कि जो भी प्लांट या एनिमल के सीड्स हैं वो एक रिपोजिटरी के फॉर्म पे उस जीन बैंक में ला करके रख दिए जाते हैं। मतलब जैसे कि हम एटीएम पैसे निकालने का बैंक होता है ना, बहुत सारे बैंक है, उसी तरह से यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल का जो मेन चीज है उसको रिपोजिटरी के फॉर्म पे यहाँ ला के रख देते हैं। जीन बैंक एक टाइप का बायो रिपोजिटरी है जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। अगर हमको प्लांट का जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना है तो बहुत आसान है, उसमें सीड को ले जा करके स्टॉक कर देते हैं, सीड बैंक के फॉर्म पे आ जाता है ये। अगर प्लांट की रिपोजिटरी करनी है तो सीड बैंक, बीज वाले बैंक आ जाते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पर जो भी कम टेम्परेचर के कंडीशन में, फ्रीजिंग कंडीशन में प्लांट को प्रॉपर टाइम पे बीज ले जा करके यहाँ पे रख दिया जाता है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के जेनेटिक मटेरियल मतलब स्पर्म्स या एग्स को फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ला करके, जूलॉजिकल फ्रीजर्स रहते हैं अलग टाइप से, तो उन जूलॉजिकल फिगर्स में रख देते हैं और जब जरूरत पड़ना है तभी निकालते हैं, अदरवाइज वो फ्रीजर में सिक्योर्ड रहते हैं। नेशनल एनिमल जीन बैंक की अगर बात करें तो इंडिया में करनाल में है, करनाल जो हरियाणा में है वहां है, जिसको बोला जाता है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेन ऑब्जेक्टिव में ये है कि जो इंडिजिनस लाइव स्टॉक है, पालतू एनिमल्स हैं, उनको सुरक्षित रखना। ये तो हो गया जीन बैंक का। जीन बैंक के बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है एक्सीटू का, कम्युनिटी सीड बैंक। कम्युनिटी जैसा नाम से ही क्लियर है, इसको रेगुलेट करेंगे प्रॉपर कम्युनिटी और इसमें बीज को ला करके सुरक्षित रखा जाएगा। एक्चुअली क्या है कि 46 के लगभग सीड बैंक्स ऐसे थे जिनमें ना तो हाईटेक टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई गवर्नमेंट के साइड से बहुत अच्छा उस पे मैनेज कर रहे थे। तब वहां के लोगों ने यहाँ पे कम्युनिटी सीड बैंक स्टार्ट किया। कम्युनिटी सीड बैंक में जो मटेरियल है उसको लोकल गवर्नर जो है वो रेगुलेट करती है, लोकल कम्युनिटी रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ बीज, उसको हार्वेस्ट कितने समय करना है, स्टोर कितना करना है, उसका ट्रीटमेंट कितना करना है, उसको एक्सचेंज कितना करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस कम्युनिटी में रहने वाले फार्मर्स करते हैं। पूरी तरह से ये उनके द्वारा मैनेज होता है। अब इस कम्युनिटी लेवल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये है कि इसमें लॉस ऑफ वायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, एक दूसरे को देगा, दूसरे तीसरे को देगा, तब आकर के वो होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लॉस ऑफ वायबिलिटी आ जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सीड्स में पैथोजन का अटैक भी हो जाए, मेंटेनेंस की कमी हो जाए और साथ ही साथ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेजिटेबली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें डायस्कोरा, लेपोमिया और पोटैटो, इनमें खास करके होता है। कुछ एडवांटेजेस भी हैं ये कम्युनिटी बेस्ड के, कि ये एक तरह से जर्म प्लास को थ्रेटन से बचाता है।
साथ ही लोकल पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और बहुत सारे जर्म प्लाज एक ही जगह पे स्टोर हो जाते हैं। ये एडवांटेजेस है एक्स82 का। इसके अलावा ये मटेरियल्स अवेलेबल कराता है एजुकेशन पर्पस के लिए, डिस्प्ले पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। इनमें मटेरियल जो प्रोड्यूस्ड होते हैं उन पे री इंट्रोडक्शन कराया जा सकता है, उसका री इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है, हैबिटाट को बदला जा सकता है हैबिटाट रिस्टोरेशन के थ्रू, और उसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो ये कम्युनिटी सीड बैंक के बाद अब नेक्स्ट आते हैं एक्चुअल सीड बैंक पे। एक्चुअल सीड बैंक जो है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। इस पे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सीड बैंक्स बने रहते हैं, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड रहते हैं, साइंटिफिकली सीड को स्टोर किया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे इसका पूरा सिस्टम है, पूरा जो भी उसका प्रोटोकॉल है सब फॉलो करके किया जाता है। तो ये जो है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट IPGRI के द्वारा किया जाता है। इसका एक दो एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी कि जो इंडियन क्लोवर है लॉन्ग, जिसका बॉटनिकल नेम है ट्राइफोलियम एनोनियम, तो ये एक एग्जाम्पल है जो ऐसा समझा जाने लगा था कि ये खत्म हो गया है, लेकिन सन 1919 में पीटर कॉनरस ने इसको वेस्टर्न सोनामिया कंट्री पे लगाया और लौंग की का पेड़ जनरेट किया और उसमें से बहुत सारे लौंग के सीड हार्वेस्ट किए। तो ये संभव क्यों हो पाया? क्योंकि सीड बैंक में उसके सीड प्रेजेंट थे। तो इसलिए ये सीड बैंक बहुत ही इफेक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज खत्म हो गई है तो हम सीड बैंक से लेकर के उसको ग्रो करके फिर से उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। इसमें सीड को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, बहुत ही क्रायोजेनिक फ्रीजर रहता है, बहुत ही हाईटेक लेबोरेटरी रहती है जिसमें टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। इसका एक अगर और एग्जाम्पल ले तो ये वॉलेमी पाइन है। ये प्लांट एक्स82 के द्वारा ही कंजर्व किया गया है, उसको ग्रो किया गया है, उसको मार्केट में बेचा गया है और उसको पब्लिसाइज किया गया है। ये सीड बैंक का ही आउटपुट है। नेक्स्ट आ जाता है बॉटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन्स जो है वो प्लांट के लिए है और इसी तरह से जू रहता है जो एनिमल्स के लिए रहता है। तो बॉटेनिकल गार्डन और जू ये दो मोस्ट कन्वेंशनल मेथड हैं एक्स82 कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एज ए हाउस की तरह लगता है और पूरा का पूरा चीज प्रोटेक्टेड रहता है जिसपे बायोडाइवर्सिटी अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर सके। ये जो एनवायरनमेंट है बॉटनिकल गार्डन या जू, ये सिर्फ उनको हाउस देता है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वहां पर केयर किया जाता है। खास करके जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका पूरी तरह से केयर किया जाएगा और इस तरह से ये बॉटेनिकल गार्डन या जू जो है वो एक एजुकेशनल वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, बच्चे या जो रिसर्चर्स हैं, स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक तरह से इसका एजुकेशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है बॉटेनिकल गार्डन या जू का। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। ये जो बॉटनिकल गार्डन और जू है ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी बनाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और एक तरह से लाइब्रेरी का भी काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड के कीव जगह पर रॉयल बॉटेनिका गार्डन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गार्डन है या लार्जेस्ट सीड बैंक है, जहां पर कि लगभग 6 मिलियन स्पेसिमेन रखे हुए हैं हर्बेरियम के। सबसे बड़ा है, बहुत ज्यादा संग्रह है यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में। इसी तरह से इंडिया में भी है इंटरनेशनल लेवल का जो हैदराबाद में है, ICRISAT नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये जो है लोकेटेड है पैटनेचेरू में जो हैदराबाद में है। ये सेमी एरिड और ट्रॉपिक्स के लिए स्पेशली बनाया गया है।
नेशनल में अगर देखा जाए कि इंडिया में यहाँ पर खुद कितने सारे ऐसे नेशनल गार्डन्स है, बॉटेनिकल गार्डन्स है, तो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कैलकाटा बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, जहां पर की लगभग 1 मिलियन प्लांट स्पीशीज रखी गई है हर्बेरियम के फॉर्म पे। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कैलकाटा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि लखनऊ यूपी में NBRI है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो रिसर्च करने वाले रहते हैं, उनके लिए ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा लोकेशन है।